स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उनका फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है प्यूडिपेडियम से, यानी सूतिका अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सूतिका अवस्था जो होती है वो शिशु जन्म व अपरा निष्कासन के पश्चात की अवधि होती है, जो कि 6 सप्ताह तक ये बनी रहती है, जिसमें महिला के जनन अंग विशेषतः श्रोणि के जो अंग होते हैं वो वापस गर्भावस्था के पूर्ण वाली स्थिति में लौट आते हैं। ठीक है, यानी गर्भावस्था के जो पहले स्थिति में रहती हैं जो अंग, ठीक है, जो भी जनन से संबंधित अंग होती हैं वो सब फिर अपने पूर्व की स्थिति में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो सूतिका अवस्था जो होती है वो शिशु के जन्म और अपराध के निष्कासन यानी प्लेसेंटा के निष्कासन के पश्चात की अवधि होती है, जो 6 सप्ताह की अवधि मानी जाती है। अगला है प्रसवोत्तर अथवा सूतिका अवस्था देखभाल, जिसे हम लोग पोस्टनेटल और प्यूरिपेरियम बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखभाल करेंगे। ठीक है, तो शिशु जन्म के पश्चात की वह अवधि जिसके दौरान महिला के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, वापस गर्भावस्था की पूर्व वाली स्थिति में लौटती है, उसी को हम लोग सूतिका अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद से 6 सप्ताह या 42 दिन की होती है। सूतिका अवस्था में माँ व शिशु को प्रदान की जाने वाली जो देखभाल होती है उसी को हम लोग सूतिका अवस्था देखभाल के नाम से जानते हैं। अर्थात सूतिका अवस्था में जो भी माँ तथा शिशु को यानी जननी और जो जन्म लेता है, ठीक है, शिशु, उसको जो भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है या देखभाल प्रदान किया जाता है उसी को हम लोग सूतिका अवस्था देखभाल के नाम से जानते हैं, यानी प्यूरिपेरियम केयर या पोस्टनेटल केयर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसव पश्चात देखभाल के उद्देश्य, यानी जो पोस्टनेटल होता है उसका क्या क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, केयर का, वो हम देखने वाले हैं। तो पहला, महिला में तथा उसके नवजात शिशु में मौजूद किसी असामान्य यानी एबनॉर्मल स्थिति को तुरंत पहचान कर उसका उपचार करना। ठीक है, जो भी अगर एबनॉर्मल की स्थिति हो रही है महिला या उसके नवजात में, तब उसको तुरंत पहचानना और उसका निराकरण करना या उपचार करना। साथ ही महिला के स्वास्थ्य स्तर को पुनः सामान्य स्थिति में लाना। साथ ही संक्रमण को रोकना, स्तनों की देखरेख करना तथा उसे स्तनपान की सही तकनीक को बताना और महिला को आवश्यकता अनुसार अस्थायी या अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, पहला, महिला में तथा उसके नवजात शिशु में मौजूद किसी एबनॉर्मल स्थिति को पहचानना और उसका उपचार करना। साथ ही महिला के स्वास्थ्य स्तर को पुनः सामान्य स्थिति में लाना। साथ ही संक्रमण को रोकना, स्तनों की देखरेख करना तथा उसे स्तनपान की सही तकनीक बताना। महिला को आवश्यकता अनुसार अस्थायी या अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी देना। ये सब होता है पोस्टनेटल केयर के उद्देश्य। अगला है नवजात संबंधी हम लोग क्या क्या सलाह देते हैं, यानी न्यूनेटल रिलेटेड एडवाइस क्या देना चाहिए। तो पहला, महिला को अपनी नवजात को हर 2 घंटे में स्तनपान कराने की सलाह देना चाहिए। साथ ही स्तनपान की सही विधि महिला को बतानी चाहिए। 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही महिला को स्वयं की तथा बच्चे की स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह देना चाहिए। नवजात को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाने चाहिए। नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने की सलाह देनी चाहिए। नवजात में कोई भी असामान्य लक्षण उपस्थित होने पर उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही महिला को आवश्यकता अनुसार अस्थायी व अस्थायी परिवार नियोजन विधि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ये हो गए कुछ न्यूनेटल रिलेटेड एडवाइस, जिसमें महिला को अपने नवजात को हर 2 घंटे में स्तनपान कराने की सलाह दिया जाता है। साथ ही स्तनपान की सही विधि को महिला को बतानी चाहिए। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दिया जाता है। स्तनपान के अलावा अन्य कोई भी चीज़ शिशु को नहीं देना चाहिए। साथ ही महिला को स्वयं की तथा बच्चे की स्वच्छता का ध्यान रखने की सलाह दिया जाता है। नवजात को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाने चाहिए। साथ ही नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने की सलाह दिया जाता है। नवजात में कोई भी एबनॉर्मल लक्षण उपस्थित हो तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाने की सलाह दिया जाता है या रेफरल किया जाता है। साथ ही महिला को आवश्यकता अनुसार अस्थायी व अस्थायी परिवार नियोजन की जो विधि होती है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य सूतिका अवस्था की कार्यकी या फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल प्यूरिपेरियम। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नॉर्मल जो सूतिका अवस्था होता है उसकी फिजियोलॉजी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला, सामान्य शरीर कार्यकी परिवर्तन, जिसे हम लोग जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं, जिसमें सामान्य प्रसव के कुछ घंटे बाद तक नाड़ी जो दर होता है वह 80 से 85 प्रति मिनट या उससे ज़्यादा भी रहता है। इसके पश्चात 1-2 दिन के लिए धीमी गति हो जाती है और तीसरे दिन के पश्चात जो है वह सामान्य नाड़ी दर वापस आ जाती है। ठीक है, जो सामान्य शारीरिक कार्यकी परिवर्तन होता है उसमें
प्रसव के कुछ घंटे बाद तक नाड़ी जो दर है वो तेज रहती है, जैसे 80 से 85 घंटे प्रति मिनट तक। साथ ही इसके पश्चात 2 से 3 दिन के लिए यह धीमी हो जाती है और तीसरे दिन के पश्चात ये जो है वो वापस अपने सामान्य तौर पे आ जाती है। साथ ही तापमान जो है उसमें भी परिवर्तन होता है, जिसमें स्त्री का जो टेम्परेचर है वो लगातार 2 से 3 दिनों तक, ठीक है, या कुछ दिनों तक 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। साथ ही हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी कुछ दिनों के लिए अस्थिर हो जाता है और 5वें दिन तक ये सामान्य और स्थिर अवस्था में आ जाता है। साथ ही भार में भी परिवर्तन आते हैं, ठीक है, अचानक से जो भार में वो कमी आ जाती है, क्योंकि इसका कारण जो होता है वो बच्चा जो है बाहर निकल जाता है तो उसका, और प्लेसेंटा वगैरह की कमी के कारण जो है महिला का वजन जो है लगभग 2 से 3 किलो के आसपास घट जाता है। साथ ही प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो बढ़ती है, ठीक है, लगातार 5 दिनों तक। कब्ज भी रहता है, महिला के शरीर में कब्ज भी लगातार बनते रहता है। साथ ही डायरिसिस भी होता है, यानी मूत्र जो है वो अत्यधिक बनता है, ठीक है, जो कि 2 से 3 दिनों की अवधि में ये ज़्यादा बनता है और मूत्र जो है वो 10 दिनों के पश्चात ये नॉर्मल स्थिति में आता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस होती हैं महिला की, जो कि जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जिसमें प्रसव के पश्चात नाड़ी जो दर है वो बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी बढ़ जाता है, साथ ही भार जो कम होता है, प्लेटलेट्स बढ़ता है, कब्ज रहता है और डायरिसिस भी होता है जो वो बढ़ जाता है। अगला है जननांगों का प्रत्यावर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होता है उसमें जननांगों का प्रत्यावर्तन आता है, जिसे हम लोग जेनाइटल ऑर्गन्स इन्वोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें गर्भाशय का प्रत्यावर्तन होता है और पेल्विक अंगों का प्रत्यावर्तन होता है। गर्भाशय का प्रत्यावर्तन में सूतिका अवस्था में सबसे अधिक रचनात्मक तथा क्रियात्मक परिवर्तन गर्भाशय में ही होता है। प्रसव के तुरंत बाद से गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में आने के लिए संकुचित तथा कठोर हो जाता है। इस समय गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर, मोटाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है 12 सेंटीमीटर और भार जो होता है वो 1 kg रहता है, ठीक है। नॉर्मली जो भार है वो 50 से 60 ग्राम होता है तथा लंबाई जो है वो 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन सूतिका अवस्था के समय या गर्भाशय का जो वजन होता है गर्भावस्था काल में लगभग ये 200 गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर, मोटाई 7.5 और चौड़ाई जो होती है 12 सेंटीमीटर तथा भार जो है लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है। थी 6ठे सप्ताह के बाद जो है उसकी लंबाई जो होती है वो 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो 1.5 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है तथा भार जो है वो 60 ग्राम के आसपास आ जाता है, जो कि पहले 1 किलो के आसपास रहता है या 1000 ग्राम के आसपास रहता है। साथ ही सूतिका अवस्था के समय में गर्भाशय को आंतरिक परत का वह भाग जिस पर प्लेसेंटा संयोजित होता है यानी प्लेसेंटा रहता है लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा रहता है, परंतु जब गर्भाशय का आकार घटता है तो यह जो क्षेत्र होता है वह 1.5 सेंटीमीटर तक सीमित रह जाता है। साथ ही पत्निका या डेसिडिवा का स्पंजी भाग, अपरा का शेष भाग तथा झिल्लियां बाहर निकल जाती है। इस स्थान पर पुनः एंडोमेट्रियम तैयार होती है। साथ ही गर्भाशय का जो लोअर सेगमेंट होता है वो पतला हो जाता है और गर्भाशय के ऊपरी खंड में समायोजित होकर दोनों खंड एक हो जाते हैं तथा गर्भाशय की गिरिवा यानी सर्विक्स जो होता है वहाँ जो भाग होता है वह निरंतर संकुचित होता है। 6ठे सप्ताह के बाद सर्विक्स का मुख गर्भाशय के पूर्व की स्थिति में आ जाता है। तो ये होते हैं कुछ गर्भाशय का प्रत्यावर्तन। अगला है पेल्विक अंगों का प्रत्यावर्तन, ठीक है, जिसमें योनि में चेंजेस आती हैं, जिसमें योनि का गर्भावस्था के पहले की अवस्था में परिवर्तन होने में लगभग 2 माह का समय लगता है, परंतु योनि कभी भी वर्जिनल स्टेट को प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है, यानी पहली जो स्टेट होती है वर्जिनल स्टेट, वो स्टेट कभी भी वेजाइना जो है डिलीवरी के बाद ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। योनि में पहले जैसी तान्यता नहीं रहती है, परंतु योनि में 4 से 6 सप्ताह में रियुगेज जो है वो पुनः बन जाता है। योनि द्वार पहले की तुलना में सदैव के लिए बड़ा रहता है, ठीक है, यानी हमेशा के लिए ये बड़ा हो जाता है। साथ ही ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट भी इसमें बढ़ता है, ठीक है, जिसमें लिगामेंट तथा स्टेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी खांच जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था से पहले के समय की अवस्था में आने के बाद इसे मसल तथा पेल्विक जॉइंट भी स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट। अगला होता है पेरिनियम क्षेत्र में भी कुछ चेंजेस आती हैं, जिसमें पेशीय प्रसव के समय पर बहुत तन जाती हैं जो बहुत स्थिर होती हैं, वह धीरे धीरे समान स्थिति में आती हैं। पेल्विक फ्लोर तथा पेल्विक जॉइंट भी अपनी पहले वाली स्थितियों को धीरे धीरे प्राप्त कर लेती है, ठीक है। पेरिनियम क्षेत्र भी जो होता है उसमें भी कुछ चेंजेस आती हैं जो बाद में गर्भावस्था या सूतिका अवस्था के बाद जो होती है वो अपने नॉर्मल शेप में या नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाती है। साथ ही डिम्ब वाहिनियाँ तथा डिम्बाशय में भी परिवर्तन होता है जो कि धीरे धीरे ये अपनी पूर्व अवस्था में आती हैं। साथ ही स्तनों में भी परिवर्तन आता है, जैसे स्तन जो होता है वो भारी तथा अधिक वृद्धि किया रहता है जो कि गर्भावस्था के
समाप्ति के बाद या सूतिका अवस्था के समाप्ति के बाद ये नॉर्मल जो शेप होता है उससे थोड़ा सा अधिक महसूस होता है। ठीक है, इसका कारण है कुछ दूध का मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, साथ ही ये दूध जो होता है वो शिशु के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, या स्तन का जो वृद्धि है वो इस शिशु के लिए लाभदायक होता है। उसका कारण है शिशु जन्म के तीसरे या चौथे दिन से वास्तविक दूध निकलता है जो कि शिशु के लिए लाभदायक होता है। साथ ही स्तन भरे हुए, तने हुए तथा छूने में असह्य होने लगते हैं। ये समस्या शिशु के दूध पीने से दूर हो जाती है। साथ ही स्तनों का भारीपन 1 से 2 दिनों में समाप्त हो जाता है जब शिशु द्वारा चूसन यानी सकिंग जो है वो प्रारंभ कर दिया जाता है। साथ ही एक स्वस्थ माता प्रतिदिन लगभग 500 से 800 ml दूध का स्रावन करती है जो शिशु के लिए पर्याप्त होता है। साथ ही प्लेसेंटा के निष्कासन के पश्चात ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सूतिका अवस्था में बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दूध उत्पादन हार्मोन प्रोलैक्टिन का स्रावन करती है। ठीक है, साथ ही प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से स्तन की एल्वुलाई में दूध निर्माण व स्रवण का कार्य तेज होता है और एल्वुलाई में दूध स्राव की निरंतरता ग्रोथ हार्मोन ACTH तथा थायरोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही शिशु द्वारा निपल को चूसने के दौरान उत्पन्न होने वाले रिफ्लेक्स से पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्रंथि में उद्दीपन होता है। इस उद्दीपन के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त होता है जिससे साइनस से दूध उतारने में सहायता मिलती है या मदद मिलती है। कुछ हो गए स्तनों में परिवर्तन, जिसमें स्तन जो होता है वो 2 से 3 दिनों में भारी मात्रा में वृद्धि करता है, जैसे शिशु के लिए लाभदायक होता है। इसका कारण वास्तविक दूध का निकलना, साथ ही स्तन भरे हुए, तने हुए, छूने में असह्य यानी दर्द महसूस होना जो कि शिशु के दूध पीने से दूर हो जाता है। साथ ही स्तनों का भारीपन होना जो कि 1 से 2 दिनों में समाप्त हो जाता है जब शिशु जो होता है वो सकिंग करना स्टार्ट करता है। साथ ही प्रतिदिन जो है माता 500 से 800 ml दूध का स्रावन करती है जो एक शिशु के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही प्लेसेंटा के निष्कासन के पश्चात ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जो अपरा में बनते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दूध उत्पादन हार्मोन जो प्रोलैक्टिन होता है उसका स्रावन करती है। साथ ही प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से स्तनों की एल्वुलाई में दूध निर्माण व स्रवण का कार्य तेज होता है। एल्वुलाई में दूध स्राव की निरंतरता ग्रोथ हार्मोन ACTH तथा थायरोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। साथ ही शिशु द्वारा निपल के चूसने के दौरान उत्पन्न होने वाले रिफ्लेक्स से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि में उद्दीपन होता है। इस उद्दीपन के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त होता है जिससे साइनस से दूध उतारने में सहायता मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पर आप टैग करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।